नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता। आज संजीवनी में जिस टॉपिक को लेकर आपके पास हम आए हैं उसे जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज डॉक्टर चौहान बताने वाले हैं कि आयुर्वेद के अनुसार हमारी दिनचर्या कैसी रहे ताकि हम एक सेहतमंद और अर्थपूर्ण जीवन जी सकें। संजीवनी के आज के एपिसोड में डॉक्टर चौहान उस परंपरागत दिनचर्या के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसे हमारे ऋषि मुनि पालन करते थे और सैकड़ों साल बिना किसी बीमारी की चपेट में आए एक स्वस्थ जीवन जीते थे। तो आइए जानते हैं आयुर्वेदिक दिनचर्या के उन खास नियमों के बारे में जो न सिर्फ आपको सेहतमंद रखेंगे बल्कि जीवन में सफल भी बनाएंगे। तो रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया के जाने माने आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। दिनचर्या रहेगी दुरुस्त तो नहीं होगी कोई बीमारी। जानिए स्वस्थ और लंबी उम्र पाने के लिए किस उम्र में कैसा हो आपका डेली रूटीन। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, सेहत के लिहाज से दिन हो या रात, क्या काम कैसे और कब करना चाहिए, इसे लेकर प्राचीन काल से ही कुछ नियम बनाए गए हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि डेली दिनचर्या के हिसाब से कार्य करना क्यों जरूरी है। साथ ही साथ ये भी बताइए कि दिनचर्या से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जो दिनचर्या का जो विषय है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिनचर्या जो है वो हमारा ये जो पूरा डिजाइन है इसके अनुसार हमें अपना जीवन कैसे रखना चाहिए उसी के बारे में ये चर्चा है। कुछ ऐसा कोई ये नियम नहीं है या कोई ऐसा कोई आपके पास आपके ऊपर कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई डंडा नहीं है। ये केवल एक आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो उसका डिज़ाइन है उसके मुताबिक उसको जो है आपको कब जो है सुलाना है, कब उठाना है, कब उसको भोजन खिलाना है, कब उसको साफ करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं दिनचर्या के अंतर्गत आती हैं। आयुर्वेद में बहुत अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन किया है। सिंपल भाषा में अगर कहें तो जब आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके शरीर को क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रात जब हो जाती है तो उस समय शरीर का ये नियम है कि उसको अब रेस्ट चाहिए, उसको सोना है। अगर उसको आप ज़बरदस्ती उठा करके रखेंगे, उसको जगा करके रखेंगे 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, तो फिर आप उसको टॉर्चर कर रहे हैं। या हम ये कहें कि आप जो है उसका जो डिज़ाइन है उसके विपरीत में कुछ काम कर रहे हैं। जैसे कि कोई नदी है, उसमें यदि आप जो है एक स्विमिंग कर रहे हैं, उसमें तैर रहे हैं, यदि आप नदी के फ्लो में जाएंगे तो आप बहुत स्मूथली बहुत दूर तक जाएंगे, यानी कि लंबा जीवन आपका होगा। और अगर आप नदी के विपरीत में आप जो है फ्लो में अगेंस्ट द फ्लो अगर आप स्विमिंग करेंगे तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, थक जाएंगे, आपका शरीर जो है एक तरह से वो बिल्कुल बीमार हो जाएगा, उसमें बहुत कमजोरी आ जाएगी। बिल्कुल सेम उसी तरह का है दिनचर्या के साथ जब हम चलते हैं, यानी कि सुबह उठने का टाइम, उसके बाद पानी पी के शौच इत्यादि, फिर व्यायाम, उसके बाद जीभ साफ करना, आँख साफ करना, कान साफ करना, पांचों इंद्रियों को साफ करना, फिर हमारे शरीर में तेल की मालिश का जिक्र हम बार बार करते हैं, उसके बाद स्नान कैसे करना है, उसके बाद नाश्ता कब करना है, क्या खाना है उसमें, ये तमाम चीज़ें जो हैं दिनचर्या के अंदर बताई जाती हैं। और इसको समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि हमारा ये जो पूरा सिस्टम है ये एक रिदम में काम करता है। जब तक हमारे शरीर के अंदर हमारा हार्ट अगर वो बीट कर रहा है एक रिदम में 72 टाइम्स पर मिनट, हमारे लंग्स जो हैं वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 18 से 20 बार 1 मिनट के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन्स में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट चल रहा है, हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन का उसका एक रिदम चल रहा है, ये रिदम ही स्वास्थ्य है। जब ये रिदम बिगड़ जाता है उसको बीमारी बोल देते हैं। और ये रिदम को बनाए रखने के लिए हमें जो है अपने बाहर का जो जीवन शैली है हमारा जो बाहर का वातावरण, जो एनवायरनमेंट हमारी है, उसमें भी हमें रिदम चाहिए, यानी कि उसमें भी हमें रेगुलरिटी चाहिए। बाहर रिदम होगा तो अंदर भी रिदम बना रहेगा। बाहर अगर रिदम नहीं है, यानी कि कोई खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, एक्सरसाइज का कोई तरीका नहीं है, तो फिर आपका रिदम बिगड़ेगा और अनेक प्रकार के रोग आपको आएंगे। इसलिए मैं आपको ये बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ कि जो व्यक्ति केवल और केवल दिनचर्या का पालन यदि करने लगे तो वो कभी बीमार ही नहीं होगा और वो लंबे समय तक जीवित रहेगा। तो बिल्कुल ये समझना बहुत जरूरी है कि दिनचर्या आपकी किस तरीके से होनी चाहिए और किस तरीके से आप अपने पूरे दिन को बिताते हैं, सही टाइम पर सही काम आप करते हैं या नहीं।
अब बारी आती है सही दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो इसका जवाब सीधा दो टूक नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए इसका एक फॉर्मूला नहीं दिया जा सकता। ऐसे में डॉक्टर साहब ये बताइए कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखकर हर किसी को अपनी दैनिक दिनचर्या बनानी चाहिए। देखिए, दो तरह के फैक्टर्स यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं आयुर्वेद में। एक जनरल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि एक जनरल सभी के ऊपर जो एप्लीकेबल होते हैं। जैसे मैंने कहा कि रात जो है वो सोने के लिए बनाई है, वो सबके लिए, चाहे आप किसी भी प्रकृति के हैं, सबको रात में सोना चाहिए। सुबह कितने बजे उठना चाहिए वो भी सब पर लागू होता है। कितनी बार खाना खाना चाहिए ये भी सब पर लागू होता है। कितना हर नियमित रूप से हर दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए ये भी सब पर लागू होता है। ये तमाम चीज़ें, स्नान रोज करना चाहिए। अब दूसरी चीज़ आती है कि कितने बजे सोना चाहिए, किसको कितने बजे उठना चाहिए, किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, उसके लिए थोड़ा पर्सनलाइज्ड फैक्टर्स भी हमारे जो है काम में आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है। आयुर्वेद में हमने यहाँ पर जो है पहले भी कई बार आपको बताया कि आयुर्वेद में मुख्य रूप से तो 7 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं, पर आम तौर पर अगर हम 3 चीजें भी समझें, वात, पित्त और कफ। कुछ लोगों के शरीर में कफ की अधिकता होती है, कुछ लोगों के शरीर में पित्त की अधिकता होती है, कुछ लोगों के शरीर में वात की अधिकता होती है। तो उसके अनुसार भी आपको जो है अपनी दिनचर्या को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एडजस्ट करना पड़ता है। ये बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि आयुर्वेद एक पर्सनलाइज्ड चिकित्सा शास्त्र है। तो बिल्कुल आपकी प्रकृति कैसी है, आपकी प्रवृत्ति कैसी है, ये आपको जानने की बहुत जरूरत है। डॉक्टर साहब, वात, कफ, पित्त की आपने बात की है, तो उसके आधार पर अगर डेली रूटीन हम दर्शकों का जानना चाहें, अपना जानना चाहें, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जन्म से 14 साल तक की उम्र के लोगों की, बच्चों की। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद की माने तो जन्म से 14 साल तक की अवस्था कफ के प्रभाव में होती है, तो ऐसे में ये बताइए कि इस उम्र के बच्चों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो कफ प्रकृति जब आपकी प्रधान है, एक तो कफ प्रकृति के लोग हैं और एक बचपन में कफ अधिक होता है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा कफ प्रकृति का है, लेकिन बचपन जो है उसमें कफ प्रधान हमारे शरीर में होता है। जैसे कि युवावस्था में पित्त का प्रधान होता है और ओल्ड एज में वायु प्रधान होता है। तो कफ यानी कि जब बचपन में हमारा 14 साल तक की उम्र अगर हम देखें तो उस समय क्योंकि कफ की प्रधानता है, और कफ कैसा होता है, भारी होता है, थोड़ा सा स्थिर होता है, थोड़ा उसमें जो है स्टिकीनेस होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस उम्र में आपकी दिनचर्या में थोड़ा सा मूवमेंट तो जरूर होनी चाहिए। अगर आप स्थिरता रहेगी, ज़्यादा रहेगी, उसमें स्टेबिलिटी रहेगी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहेगा, तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा एक्टिव रखना चाहिए। उनको थोड़ा बाहर निकालना चाहिए, खेल कूद उसको करना चाहिए। एक्टिव जो है उसका दिनचर्या में एक्टिवनेस जरूरी है। जितना वो सेडेंटरी रहेंगे, आजकल के बच्चे बहुत सेडेंटरी हैं, टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल करते रहते हैं, कंप्यूटर, वीडियो गेम्स, बैठे रहते हैं हर समय। यही कारण है कि आज बच्चों में चाइल्ड ओबेसिटी बढ़ रही है, बहुत सारे रोग, बच्चों में डायबिटीज आ रही है, अभी आंखों की प्रॉब्लम्स उसमें आ रही है। अगर बच्चा थोड़ा सा बाहर निकलेगा, थोड़ा सा एक्टिव रहेगा, क्योंकि कफ की प्रधानता है, तो ये बीमारियां नहीं आएंगी। यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके शरीर में जो प्रधानता है, जिस चीज की, जिसका डोमिनेंस है, उसको समझना जरूरी है और उसके अनुसार अपनी दिनचर्या, अपना भोजन तो बचपन में बहुत आवश्यक है कि बहुत ऐसी चीज़ें बच्चों को ना दी जाएं, मिठाई का सेवन ज़्यादा ना किया जाए, बहुत ज़्यादा तली चीज़ों का सेवन ना बच्चों को कराया जाए, नहीं तो कफ की वृद्धि होगी, अनेक प्रकार के कफ रोग उनको होंगे। और मुख्य रूप से देखा जाए तो थोड़ा सा एक ही लाइन में हम कहें तो कफ का जब उम्र आपकी है उस समय आपको मूवमेंट, एक्टिवनेस जरूर चाहिए और थोड़ा सा बॉडी में हीट चाहिए। गर्म पानी अगर पिया जाए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ना पिए, ठंडी चीज़ें ना खाएं, तो इस तरह से आप, सिंपल प्रिंसिपल है आयुर्वेद का, इसको यदि आप समझ लेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। कोई चीज़ यदि समझ नहीं आती है आपको, कहीं पर आपको कोई भी प्रश्न होता है, तो सेहत का नंबर जरूर अपने मोबाइल फोन में आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको कभी भी डायल कर सकते हैं। एनी टाइम यू विल डायल इट। हमारे डॉक्टर्स हैं, आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। अगर 14 से 60 साल तक की उम्र के लोगों की बात करें जिनमें की पित्त की प्रधानता होती है, तो उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? देखिए, पित्त का जो है सिंपल अर्थ पित्त का होता है गर्मी, हीट, फायर, यानी कि ये वो आयु है हमारी जिसमें पित्त की प्रधानता होती है, आयुर्वेद में लिखी। तो ये दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पित्त प्रकृति होती है, बाय बर्थ उनके अंदर जो है उनकी बॉडी में हीट ज़्यादा होती है। तो सिंपल सी चीज़ है, जो लोग इस प्रकृति के हैं उनकी दिनचर्या में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उसमें बहुत ज़्यादा हीट नहीं बढ़ानी है आपको, क्योंकि ऑलरेडी आपके बॉडी के अंदर हीट बढ़ी हुई है, आइदर ड्यू टू एज और ड्यू टू योर प्रकृति। तो उसमें आपको इवन एक्सरसाइज,
अब ये वो उम्र होती है युवावस्था में लोग बहुत जिम करते हैं आजकल, दबा के एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहले ही बॉडी में इतना हीट है, फिर और ज़्यादा हीट बढ़ा रहे हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी ना बढ़े। हो सकता है तो आप योग आसन करें या स्विमिंग करें। विशेष रूप से यदि आपकी पित्त प्रकृति है, भोजन में ध्यान रखिए, वहाँ पर आपको अगर मालिश करनी है तो गर्म तेल वहाँ प्रयोग ना करें, कूलिंग ऑयल आप प्रयोग करें, जैसे नारियल का तेल है। पीने के लिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर या हल्का सा ठंडा पानी जो है आप पिएं, या नारियल पानी पिएं, या कूलिंग ड्रिंक्स आप लें। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, कूलिंग ड्रिंक्स की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। कोल्ड का मतलब आइस कोल्ड नहीं चाहिए, वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, पित्त वालों के लिए भी अच्छा नहीं होता वो। और इसी प्रकार से सोने का टाइम, कितने घंटे सोना चाहिए। जैसे कफ प्रकृति वाले हैं तो उनको डेफिनेटली रेस्ट चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा देर तक सोएं, क्योंकि ऑलरेडी उनके बॉडी में कफ ज़्यादा है और दिन में उनको नहीं सोना चाहिए। लेकिन पित्त वाले लोग जो हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में हीट ज़्यादा होती है, तो वो लगभग 6 से 8 घंटे रात को सोएं, और चाहें तो आफ्टरनून में भी थोड़ा सा वो रेस्ट करें। रेस्ट का मतलब यहाँ पर सोना नहीं है, 15-20 मिनट आराम से थोड़ा लेट करके रेस्ट किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं पित्त वाले लोग। खास तौर से जो है पित्त वाले लोग वो बहुत काम में लगे होते हैं, उनका एक नेचर है, तो इसलिए उनको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, कूलिंग भी चाहिए। इस प्रकार से आपको अपनी प्रकृति के अनुसार जो है अपनी दिनचर्या, अपना भोजन, अपना खान पान। पित्त वाले लोगों को इस उम्र में, जो आपने उम्र अभी बताई 15 से 60 की, इसमें जो है लोगों को गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी उम्र में लोग, मैंने देखा है, वो जो बहुत सारी चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब इसी उम्र में लोग करते हैं। तभी लोगों के आजकल लीवर खराब हो रहे हैं, स्किन में जो है डिजीजेज हो रही हैं, बाल उड़ जा रहे हैं उनके। 20-25 साल की उम्र में बाल सारे चले जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, क्योंकि पहले से ही हीट की उम्र है, गर्मी की उम्र है वो, और ऊपर से गर्म चीज़ें खाई जा रही हैं, तो पूरी आग लग जाएगी, सब कुछ जल जाएगा आपका। सिंपल है ना, समझने की कोई ज़्यादा इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं, कॉमन सेंस की बात है। तो जब गर्मी बढ़ी हुई है शरीर के अंदर, आपकी एज वो है, तो आपको क्या करना है, उसके विपरीत थोड़ा कूलिंग आपका लाइफस्टाइल हो, कूलिंग ही आपके खान पान की चीज़ों में कूलनेस होनी चाहिए, ठंडक रहनी चाहिए उसके अंदर। बिल्कुल, तो स्पेशली ध्यान देने की आपको जरूरत है कि आप किस चीज का सेवन कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, और आपकी दिनचर्या किस तरह से, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं और एक लंबा जीवन जी सकते हैं। डॉक्टर साहब, 60 साल के ऊपर की उम्र वालों की अगर हम बात करें, जिनमें की वात का डोमिनेंस होता है, वात की प्रधानता होती है, तो उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? देखिए, वात जो है, आयुर्वेद में इसका जिक्र किया गया है कि वात जो है वो रुक्षता, उसमें ड्राइनेस होती है, थोड़ी कूल भी होती है, मोबिलिटी बहुत होती है वात के अंदर। तो इस उम्र में आमतौर पर आपने देखा होगा कि डिजनरेशन की एज है, और वैसे भी जो वात प्रकृति वाले लोग हैं उन पर भी ये नियम लागू होता है कि वात प्रकृति के लोग बहुत चलायमान होते हैं, एक जगह टिक कर नहीं बैठते, बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहता है। इसलिए आपने देखा होगा ओल्ड एज में लोग, नींद भी कम आती है, उठ जाते हैं बार बार, कहते हैं रात को बार बार आँख खुलती है, क्योंकि वात बढ़ी हुई है, वो उनको रेस्ट नहीं करने देती। तो इसलिए हमें क्या चाहिए कि थोड़ा सा ग्राउंडिंग एक्टिविटीज़ चाहिए, शवासन करिए, सिर में मालिश करिए, पूरी बॉडी में तेल की मालिश करिए। थोड़ा सा आप खाने पीने में कोल्ड चीज़ें मत खाइए, ड्राई चीज़ें मत खाइए, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। तो यही जो है नियम आपको स्वस्थ रखेगा, और यही हमारे आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है कि चाहे आप जिस अवस्था में हैं, चाहे किसी विशेष प्रकृति के आप व्यक्ति हैं, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी आयु के अनुसार, हम तो यहाँ से भी आगे जाते हैं, कहाँ के आप रहने वाले हैं, वो कल्चर वहाँ किस तरह का है, खान पान आपका किस तरह का, उसके अनुसार भी आपको कुछ चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल, तो अपनी कार को समझिए, मतलब कि अपनी बॉडी को समझिए कि आपकी बॉडी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, और तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी रात करवटें बदलते निकल जाती है, यानी कि लाख कोशिशों के बाद भी आपको नींद नहीं आती है, तो ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं अच्छी नींद लाने के 6 आयुर्वेदिक फॉर्मूले। साथ ही साथ हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर कॉल कर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर्स आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं अच्छी नींद लाने के 6 आयुर्वेदिक फॉर्मूले। डॉक्टर साहब, देखिए, अच्छी नींद लाने के लिए, क्योंकि नींद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सेहत का, नींद अच्छी हमेशा आनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है,
उनकी बीमारी का मूल कारण ही ये होता है, चाहे वो मानसिक बीमारी हो चाहे शारीरिक, कि उनको नींद अच्छी नहीं आती। हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि जिस प्रकार से भोजन महत्वपूर्ण है हमारे स्वास्थ्य के लिए, उसी तरह से नींद भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, विशेष तौर से हमारे माइंड के लिए। तो नींद यदि आपको नहीं आती है तो छोटे छोटे से कई नुस्खे आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। रात को सोने से पहले 1 कप दूध, गर्म दूध, उसमें थोड़ा दालचीनी, इलायची और चाहे तो थोड़ा सा हल्दी डाल करके आप पिएं। केसर हो तो गर्मियों में तो नहीं पीना चाहिए, सर्दी के मौसम में थोड़ा केसर भी डालें उसमें। तो ये गरम गरम दूध पीने से रात को नींद अच्छी आती है। रात को सोने से पहले अगर तलवों को थोड़ा सा मालिश करें, उससे पहले पैर को अच्छी तरह से धो लीजिए। तलवों में आप तेल की मालिश या देसी घी की मालिश करके सोएंगे, उससे नींद बहुत अच्छी आएगी। या नाक में बादाम का तेल डालें आप, उससे आपको नींद अच्छी आती है। सिर में मालिश करने से भी नींद अच्छी आती है। इन एडिशन टू दैट ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सोने से 1 घंटा पहले टेलीविजन, मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह सब बंद कर दीजिए। स्टिमुलेशन नहीं चाहिए, किसी प्रकार का कोई नारकोटिक्स या ड्रग्स या जो भी अल्कोहल, कैफीन या फिर सिगरेट, ये सब हमारे सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, विशेष रूप से नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, उससे फिर नींद नहीं आती है। और इसके अतिरिक्त जो है थोड़ा सा जो है, यदि आपको विशेष प्रॉब्लम रहती है नींद ना आने की, तो हमारे यहाँ जो हमारे डॉक्टर्स काम करते हैं उनसे आप बात करें और उनसे जो है अच्छी तरह से समझें कि आपके नींद ना आने का क्या मूल कारण है, और उसके अनुसार आप उसको चिकित्सा भी आपकी हमारे यहाँ की जाती है, पर आपको कुछ और भी चीज़ें बताएंगे। विशेष रूप से हमारी एक स्लीप वेल टैबलेट बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोग इसको ऐसे ही लेते हैं क्योंकि इसमें कोई दोष नहीं है किसी प्रकार का। ये सब ब्रेन को रिलैक्स करने वाली जड़ी बूटियाँ उसमें डली हैं। स्लीप वेल टैबलेट, अगर आपको नींद वैसे भी थोड़ी कम आती है या गहरी नींद नहीं आती है तो ऐसे भी आप ले सकते हैं, उसमें आपको कंसल्ट करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्लीप वेल टैबलेट आपको ओवर द काउंटर हमारे यहाँ से मिल जाती है, उसका प्रयोग जरूर करिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे और जितने भी उपाय डॉक्टर साहब ने आपको बताए हैं वो आपने नोट किए होंगे, क्योंकि ये तो वो घरेलू उपाय हैं जो आप घर पर बैठे कर सकते हैं और अच्छी नींद, अच्छी सेहत कह सकते हैं कि आप घर बैठे बिठाए यहाँ पर ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, तमाम जानकारी के लिए दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ आपको उसका उचित सॉल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल कर आप अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें, अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।